हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं सब। आई होप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर चुके हैं जिनका नाम लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन था, और आज हम लोग 3rd चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये रिवीजन जो सीरीज हमने शुरू की है ये इसीलिए की है ताकि लास्ट टाइम पे बहुत सारा लोड हमारे ऊपर ना रहे, फटाफट हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें। तो जैसे पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि हम एक स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को जल्दी कवर अप करेंगे, तो मैंने वहाँ बोला था कि 30 to 40 मिनट्स में मैं कवर करवाऊंगी, लेकिन इस चैप्टर में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मैं 30 से 40 मिनट में मैं इसे कवर करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये उन चैप्टर्स से थोड़ा अलग है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन चीज़ें समझने में इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम इसे बेहतर ढंग से समझेंगे, टाइम का यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी फटाफट कोशिश करेंगे कि जल्दी एक इजी फॉर्म में हम इसे समझ सकें ताकि फिर कभी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ऑल दो इवोल्यूशन तो हटा ही दो, क्योंकि इसको तो पहले ही रिमूव आउट किया जा चुका है ना, जब सिलेबस का रिडक्शन हुआ था तब। तो हमें केवल पढ़ना क्या है, यहाँ हेरिडिटी पढ़ना है। चलो ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 5 मिनट की बात। ये जो चैप्टर है हेरिडिटी, ये जेनेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। जैसे हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं बायोलॉजी में, वैसे ही जेनेटिक्स जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी प्रोसेस है जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग है बाकी चीज़ों की अपेक्षा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले हमें टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए। आई होप अभी तक सब लोग का ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं, तब भी हम बेसिक से चीज़ों को फटाफट लेके चलेंगे ताकि आगे जाके इवन आफ्टर 2 मंथ्स आप लोग भूलो ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपना हेरिडिटी से। अब एक चीज़ और, यहाँ ये जो जेनेटिक्स है, ये जो चार्ट में वर्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ। ट्रेट है, हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील्स, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। हमें पता होना चाहिए कि इनका जो नाम है ये किस बेस पर रखा गया है, इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ें हमें अभी समझ में आ जाएगी तो आगे जाके जब हम कोई लॉ पढ़ेंगे या कोई प्रोसेस पढ़ेंगे या कोई क्रॉस पढ़ेंगे तो हमें फटाफट से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा बोलूँगी समझाने के लिए कि जेनेटिक्स जो है वो एक फैमिली है, और एक फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वैसे ही जेनेटिक्स की फैमिली में कई सारे मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स के नाम ये हैं। ठीक है, अब इस फैमिली के जो सबसे बड़े मेंबर हैं उनका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी का ही एक और नाम है इनहेरिटेंस। एक माइनर सा डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। अब हेरिडिटी है क्या, सबसे पहले इसे समझते हैं। चलो, तो इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ने से पहले, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी भी किसी के भी मुंह से ये बोलते हुए सुना है कि आपका बेटा जो है वो अपनी दादा फैमिली पे गया है, या आपकी बेटी का आंखों का कलर जो है वो उसकी मामा फैमिली पे गया है। सुना होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, है ना। तो सुनते हैं सारी बातें, लेकिन हमारा कभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं जाता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। अब जैसे किसी की आंखों का कलर, जैसे मेरे बालों का जो पैटर्न है वो मेरी मामा फैमिली पे गया है। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये तो रियल है कि मेरे बालों का पैटर्न जो कर्ली है वो मेरी मामा फैमिली पे गया है। मेरे मामा और नाना के भी बाल ऐसे ही हुआ करते थे। तो ये जो बालों का पैटर्न है ये उनसे मुझ तक कैसे आ गया, है ना, और आया कैसे। तो ये जो बालों का पैटर्न है ये क्या है, एक कैरेक्टर है। इसे क्या कहूंगी मैं, कैरेक्टर। जैसे आंखों का कलर हुआ या बालों का कलर हुआ या बालों का पैटर्न हुआ। तो चलो ठीक है, मामा फैमिली से ये जो बालों का पैटर्न वाला कैरेक्टर है ये वहां से मुझ तक आया है। तो असल में ये जो प्रोसेस है ना, जो वहां से बालों का पैटर्न यहाँ आया है, यही क्या है, हेरिडिटी है। बात समझ में आई। अब अगर इसमें इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन आप लोग के सामने बोलूं तो मैं कहूंगी कि हेरिडिटी, एक मिनट, हेरिडिटी इज द प्रोसेस, हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स। इसे क्या हुआ,
हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ट्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जरूरी नहीं है कि माँ बाप से बच्चों में ही आए, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। बात समझ में आई? एक बार और बात करते हैं। ये एग्जाम्पल देखो जो 3rd नंबर पे पिक्चर लगी हुई है, इसमें फादर के जो बालों का कलर है, पैटर्न है, बालों का जो पैटर्न है कर्ली है ना, वैसे ही पैटर्न किसका है, सन का भी है। तो ये एक जनरेशन में थे और ये दूसरी जनरेशन में है, तो यहाँ से एक कैरेक्टर यहाँ पास हुआ है, तो ये जो प्रोसेस हुई है ना, इसे ही क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार वो बात सुनना जो मैंने बोली है, ठीक है। असल में क्या होता है, यहाँ पे 3 चीजें इन्वॉल्व है, हालांकि हम आगे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, पर हेरिडिटी को समझाने के लिए ही मैं इन तीनों चीजों का जिक्र अभी कर रही हूँ। एक तो है ये जो प्रोसेस जहाँ पे पासिंग हो रही है चीजों की, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम ट्रेट भी कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आंखों का कलर, बालों का कलर या बालों का पैटर्न, और तीसरी चीज क्या है, जीन्स, क्योंकि ये जीन्स ही है जो लेके आ रहे हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, वरना उनके पैर तो है नहीं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो चल के आ जाएंगे, है ना। तो अब देखो, मैं फिर से अपना एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि मेरी मामा फैमिली में जो बालों का पैटर्न था वही बालों का पैटर्न मेरे अंदर आया है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था या ट्रेट था, क्या, बालों का पैटर्न, जो जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आया है। एक जनरेशन में किसे कह रही हूँ, अपनी मामा फैमिली को, और दूसरी जनरेशन में किसे बता रही हूँ, अपने आप को। तो अब बात समझ में आई कि हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पास होते हैं, और किसके थ्रू होते हैं, जीन्स के थ्रू होते हैं। अभी ये जो जीन वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से मैं इसको क्लियर कर दूंगी आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जेनेटिक्स की फैमिली है, इनके दूसरे मेंबर का नाम है ट्रेड्स। इनके बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ट्रेड्स का नाम ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिकली होते क्या है ट्रेड्स, ये जो आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सब ट्रेड्स है। अब ये जो ट्रेड अंकल है, इनके भी 2 बच्चे हैं जिनका नाम है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। अभी अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने कहा था कि हेरिडिटी का एक और नाम है जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस भी यही बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, या मैं कहूँ कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा, बोर तो नहीं हो जाओगे ना एक ही एग्जाम्पल को बार बार सुन सुन के, याद रहेगा अगर एक एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे तो, ठीक है। मैंने कहा था कि मुझे मामा फैमिली से बालों का जो पैटर्न है वो ट्रांसफर हुआ है, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट हुआ है, ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन लग रहा है कि जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, मतलब जो ये वाले जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये इनहेरिटेंस की प्रोसेस में ही आते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। जैसे मुझे बालों का पैटर्न मिला है पहली जनरेशन से, ठीक है। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। अब बिल्कुल ये इनहेरिटेड ट्रेड्स के अपोजिट है। कैसे, देखो, मुझे बालों का पैटर्न तो अपनी मामा फैमिली से मिल गया, लेकिन ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग जो है वो मेरी हॉबी है, ठीक है। अब ये मुझे टीचिंग करने का जो जुनून है, ये जो मेरी हॉबी है, ये मुझे कहाँ से मिली है, ये मामा या दादा फैमिली में से तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद ने डेवलप की है, ये आफ्टर बर्थ मैंने डेवलप की है, ठीक है, पढ़ाना, ठीक है। जैसे आपको पढ़ने का शौक है, तो वो पढ़ने का शौक जो है वो आपने खुद ने डेवलप की है, ये एक स्किल है। किसी को डांस करने का शौक होता है तो वो डांस करना सीख जाता है, वो एक स्किल है। किसी को बॉडी बनाने का शौक होता है तो वो बॉडी बनाता है। तो ये जो सारे काम है ना, ये किसी जनरेशन से या किसी पेरेंट से हमें नहीं मिलते हैं, ये हम खुद डेवलप करते हैं ये स्किल्स। तो इन ट्रेड्स को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। क्लियर। अब जो तीसरी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्या है, जीन, ठीक है। जीन के बारे में बात करने वाले हैं तो देखो, मुझे लगता है कि जीन की केवल डेफिनेशन ना पढ़ के अगर हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे तो चीज़ें बेहद क्लियर हो जाएंगी। क्या, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो जीन्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, लिविंग बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। लिविंग बॉडी में तो कई सारी चीज़ें होती है, तो बेसिकली ये
क्या इनकी एग्जैक्ट प्लेस है? तो हमें ये पता है कि एक लिविंग बॉडी जो होती है वो मिलियंस नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। चलो ठीक है, उस मिलियन नंबर ऑफ सेल में से अगर एक सेल की हम बात करें तो एक सेल भी कई सारे ऑर्गेनल से मिलकर बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पेरोक्सिसोम होता है, और भी कई सारी चीजें होती है। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि सेल के सेंटर में भी एक ऑर्गेनल होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल, सुना होगा। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम कह रहे हैं। ओके, क्रोमोसोम तो सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा। इसी क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट में, या हम कह सकते हैं एक स्ट्रेच में, डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट में डीएनए है, डीएनए के भी छोटे से पार्ट में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो अब जीन की एक लाइन में डेफिनेशन आपको ये समझ में आ गई है कि जीन इज द फंक्शनल स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ठीक है, चलो लोकेशन समझ में आ गई है, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि ये करता क्या है। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी बात की थी कि ये मेरे बालों का पैटर्न मुझे अपनी मामा फैमिली से मिला है। तो ये क्या है? बालों का पैटर्न क्या है? एक पर्टिकुलर क्या हो गया? ये ट्रेट हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। तो बिल्कुल ये जीन्स क्या करते हैं? अलग अलग जीन्स अलग अलग कैरेक्टर को क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि अ जीन इज अ फंक्शनल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर? बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आई होप अब ये जो हमने समझा है अभी, ये आप कभी नहीं भूलोगे कि जीन है क्या। जीन लिविंग बॉडी में है, लिविंग बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल, और उसी जेनेटिक मटेरियल में डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के छोटे से सेगमेंट पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो करते क्या है? जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, बालों का कलर है, हाइट है, स्किन टोन है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स को कौन कोड करता है? जीन्स कोड करते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक्स में जीन्स की ही तो बेसिकली हम स्टडी करते हैं, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए कि कहाँ प्रेजेंट होता है और काम क्या करता है। इसके अलावा और अगर और बेहतर ढंग से हमें इसे समझना है तो हम यहाँ ये तीनों डेफिनेशन देख सकते हैं। क्या कह रही है? A gene is a stretch of DNA that codes for a type of protein that has a function in the organism. बात समझ में आ रही है कि डीएनए के एक छोटे से स्ट्रेच में ये प्रेजेंट होता है जो एक टाइप ऑफ प्रोटीन को कोड करता है, और उसका ऑर्गेनिज्म में फंक्शन भी होता है। क्या फंक्शन? आंखों का कलर अलग है, अगर आंखों के किसी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका भी अपना एक फंक्शन है। अगर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोई जीन, उस कैरेक्टर को कोड कर रहा है, तो उसका भी अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप अब ये जीन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, अब कुछ और टर्मिनोलॉजी यहाँ है। इस फैमिली में जो थर्ड मेंबर की हम बात करने वाले हैं, थर्ड नहीं फोर मेंबर है ये, जिसे हम अलील कहेंगे। अब जैसे जीन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, उसी तरह अलील का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जीन जो है वो मैं हूँ, मेरा नाम जीन है। ठीक है, और मेरे दो चार कजिन्स और हैं, वो बिल्कुल मेरी तरह हैं। जो चीज़ें मुझे पसंद है वो उन्हें भी पसंद है, और तो उनका नाम क्या है? दो चार कजिन्स का नाम क्या है? एलील है। ठीक है, मेरे ही भाई बहन हैं लेकिन अलग अलग हैं, क्योंकि वो मेरी तरह दिखते नहीं हैं। काम मेरी तरह करते हैं लेकिन मेरी तरह दिखते नहीं हैं। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि अलील इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन? कह सकती हूँ एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। ठीक है, इसे और बेहतर ढंग से हम समझेंगे आगे। अब एलील के बाद आपने एक और टर्म सुना होगा जिन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील। सुना है क्या? ये सुना है। ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव से क्या मतलब है? देखो, अगर आप लोगों ने जनरल टर्म में सुना हो डोमिनेंट, तो हम बोलते हैं ना उसका बहुत डोमिनेंट नेचर है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसका डोमिनेंट नेचर है ना, सुना होगा। बिल्कुल वैसे ही बायोलॉजिकल टर्म में भी डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या है, इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये जो मेरे दो चार कजिन्स थे, ये भी टीचिंग करते हैं। ठीक है, मेरे जो ये दो चार कजिन्स में से जो मेरे दो कजिन हैं वो इंग्लिश टीच करते हैं।
ठीक है। लेकिन एक जो कजिन है वो बहुत अच्छी टीचिंग करता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है बच्चों के सामने, है ना। लेकिन दूसरा जो मेरा कजिन है वो उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। तो ये जो पहला वाला मेरा कजिन है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, मैं इसे क्या कहूंगी, डोमिनेंट। और जो दूसरा वाला है जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे मैं क्या कहूंगी, रेसेसिव। बात समझ में आई। डोमिनेंट एलील भी उसी तरह अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा और रेसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इसके आगे। बात समझ में आई। एक बार और, ठीक है। एलील्स जो होते हैं वो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने कजिन पे यहाँ पे टीचिंग की बात की थी, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आंखों के कलर के लिए। आई कलर है, इसके पास ब्राउन है, इसके पास ब्लैक है, लेकिन ये वाला अपने ब्राउन कलर को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है और ब्लैक वाला नहीं कर पा रहा है। तो ये हुआ डोमिनेंट अलील और ये हुआ रेसेसिव अलील। क्लियर है अब? चलो ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ मेंबर की, जिसे हम कहेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे सिंपली आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैं जो अलील की बात कर रही थी वो ये थे, ठीक है। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये दोनों जो है वो कैपिटल टी है और यहाँ पे एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, यही डिफरेंस है। तो ये जो कंडीशन है ना, मैं इसे क्या कहूंगी, होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलील सेम है और यहाँ पे दोनों एलील जो है वो अलग है, तो मैं इसे कहूंगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ यही लिखा हुआ है, व्हेन टू एलील्स आर आइडेंटिकल, तो उन्हें होमोजाइगस कहेंगे। और होमो का मतलब सेम होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीजें हुई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल अंकल की। ये जेनेटिक्स में इनका बहुत नाम चलता है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। इनकी अपनी ही अलग कहानी थी पूरी, ठीक है। तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल अंकल थे, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। क्यों? सब लोग को पता होगा, अगर किसी को फादर नाम दिया है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसकी बहुत छानाबीनी की है, बहुत अच्छे से उसे समझा है और पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इनके साथ भी बिल्कुल यही केस था। ये जो अंकल थे, इन्होंने जेनेटिक्स को लेकर बहुत छानाबीना किया और बहुत अच्छे से इसकी स्टडी की। असल में ये थे कौन, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, जिन्होंने जेनेटिक्स की बहुत अच्छे से स्टडी की थी। अब इन्होंने क्या किया था, इस बात को समझते हैं। इन्होंने एक पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, ठीक है। इन्होंने एक पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। अब जब हम पढ़ते हैं कि पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि केवल पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, है ना। तो उसके पीछे भी इनके अपने कुछ रीजंस थे। वो रीजंस क्या थे, देखते हैं। उसके पहले एक जो यहाँ नाम दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से सब लोगों को याद करना है। याद करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं अपने टाइम में ये करती थी कि जो भी मेरे घर पे सबसे ज़्यादा आता था बैठने उठने के लिए, मैं उनका नाम वो रख देती थी, ताकि जब भी मैं उन्हें देखूं तो मुझे वो नाम क्लिक हो जाए। तो आप भी किसी अंकल आंटी जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करते हो, आप उनका नाम ये रख सकते हो, पाइसम सटाइवम, ताकि उनको देखते ही आपको ये नाम क्लिक हो जाएगा। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, टेंशन में भी हो, तो आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है। पाइसम सटाइवम, ये बोटेनिकल नाम है किसका, पी प्लांट का। ओके। अब उन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, इसके कुछ रीजंस थे। कौन कौन से, इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल, पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन। सबसे पहले कारण ये था कि इस प्लांट को आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा कोई झंझट नहीं थी इसमें। दूसरा कारण ये था कि इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो छोटी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, तो एक पौधा एक जनरेशन में है, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो दूसरा पौधा होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो जनरेशन टू जनरेशन ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर पाते थे, ठीक है। इसलिए भी इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। और थर्ड क्या है, पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशन, जिसके बारे में हमने बात अभी कर ली है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स देखे थे। कंट्रास्टिंग पेयर्स का मतलब क्या होता है,
कंट्रास्टिंग मतलब अलग अलग, अपोजिट एक दूसरे के। तो इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स देखे। अब वो कौन कौन से थे, इन्हें याद करने में भी कभी कभी डिफिकल्टी होती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। 7 को याद मत रखो, 4 को याद रख लो, ठीक है। कौन कौन से 4? पहला याद रख लो सीड को, दूसरा याद रख लो पॉड को, तीसरा याद रख लो फ्लावर को, और चौथा याद रख लो इसकी प्लांट की साइज को, ठीक है। ये 4 आप याद रख सकते हो। अब इसमें याद रखना कैसे है, तो आप इस तरह याद रखो कि सीड का कलर यहाँ पे देखा था और सीड का शेप यहाँ देखा था। बिल्कुल उसी तरह पोट का कलर, पोट का शेप देखा, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन देखी, और प्लांट की साइज देखी, ठीक है। अब अगर बात करें सीड के शेप की, सबसे पहले तो सीड का शेप जो था, एक तो था बिल्कुल राउंड, ठीक है, और दूसरा था रिंकल, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं था। सीड के कलर की अगर बात करें तो एक था येलो और एक था ग्रीन। अगर पोड की शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें इन्फ्लेटेड में क्या था, ये पूरा फूली हुई मटर थी, ये पूरी फूली हुई मटर थी। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्टेड थी उसमें क्या था, सीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शेप बना हुआ था पॉड का, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इन्फ्लेटेड रख दिया। पॉड के कलर को देखेंगे तो ये बिल्कुल सीड के कलर की तरह ही सेम था, ग्रीन और येलो। फ्लावर का कलर कैसा था, पर्पल और वाइट। फ्लावर की लोकेशन क्या थी, एक्सियल और टर्मिनल, ठीक। इसके अलावा प्लांट साइज में एक टॉल था और एक डॉर्फ था। टॉल में लंबा था और डॉर्फ में छोटा सा बोना पौधा था। तो ये 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स इन्होंने लिए थे। अब कई बार हम जब इन्हें याद करते हैं तो कई बार भूल भी जाते हैं, है ना। तो हम इन्हें इस तरह याद रख सकते हैं कि क्योंकि उन्हें 2 प्लांट को क्रॉस करवा के नेक्स्ट जनरेशन को देखना था, ठीक है, इसलिए उन्होंने अलग अलग कंट्रास्टिंग पेयर लिए। बात समझ में आ रही है कैसी, और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहाँ से आ रहा है। ये जो अभी हमने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स देखे थे ना, ये उन्होंने लिए ही क्यों थे, ये उन्होंने इसलिए लिए थे ताकि एक प्लांट, जैसे कि उसकी हाइट एक की जो है वो टॉल है और एक जो प्लांट है वो ड्वार्फ है, तो दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं, तभी तो उन दोनों की स्टडी हो पाएगी। उन दोनों को क्रॉस, वो मेंडल अंकल हैं, वो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा पाएंगे, और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तभी तो उन्हें ये समझ में आ पाएगा कि कौन से कैरेक्टर ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन में आ पा रहे हैं। ऐसे समझो कि 2 पेरेंट हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। एक की हाइट, जो मेल पेरेंट है उसकी हाइट लंबी है और जो फीमेल पेरेंट है उसकी हाइट छोटी है, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया। अब दोनों के बीच में क्रॉस करवाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उस जनरेशन को देखने के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन से कैरेक्टर ज्यादा पास हुए हैं। तो इसी चीज की स्टडी करने के लिए इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। अब इसका नाम मोनो क्यों है, मोनोहाइब्रिड क्यों है, तो मोनो का मतलब होता है एक, ये तो सभी को पता होगा, मोनो का मतलब होता है एक। और हाइब्रिड किसे कहते हैं, तो देखो, जब कोई भी 2 एनिमल या 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो उन दोनों के क्रॉसिंग के बाद जो जनरेशन आती है, जिसे हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग कहते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बेबी अगर हम कह सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिंगल ट्रेड की स्टडी की गई, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पी प्लांट से यहाँ केवल एक ही कैरेक्टर लिया गया। अब वो एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लांट की लेंथ भी हो सकती है, सीड का कलर भी हो सकता है, सीड का शेप भी हो सकता है, या कुछ और जो उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्लांट की लेंथ ली है। तो हमने एक प्लांट लिया जो टॉल है यहाँ पे, और एक प्लांट लिया जो शॉर्ट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, मतलब ये जो प्लांट है ये प्योर टॉल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्योर टॉल है। और यहाँ पे दोनों जो टी है वो स्मॉल है, तो इसे क्या कहेंगे, प्योर शॉर्ट कहेंगे, ठीक है। एक बात और, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, याद है ना, अभी पढ़ा था होमोजाइगस कंडीशन, होमो मतलब सेम, है ना। तो यहाँ पे दोनों टी जो है वो कैपिटल कंडीशन में है,
चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लांट है ना, हम इसे कहेंगे पेरेंट प्लांट। क्या कहेंगे? पेरेंटल प्लांट। अब इन दोनों से हम गैमिट लेंगे, तो एक गैमिट हमने यहाँ से लिया, एक गैमिट हमने यहाँ से लिया, और इनके बीच में अब हमने क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग कराने के बाद हमें जो यहाँ पे जनरेशन मिलेगी ना, उस जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहेंगे। और इसके अलावा इसको एक और नाम है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई है वो ये है। तो यहाँ पे अब देखो, ये चीज़ तो सभी को पता होगी कि ये जो T है ये डोमिनेंट कंडीशन को दिखाता है अगर कैपिटल T है तो। ठीक है, पता है सबको क्या? और ये वाला जो T है ये रेसेसिव कंडीशन को दिखाता है, रेसेसिव कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, तो कैपिटल T और स्मॉल t हमें F1 जनरेशन में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो प्लांट आया है वो कैसा है? वो टॉल है। अब इन्हें F1 जनरेशन तक, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आए हैं वो टॉल है। चलो ठीक है। अब आगे इनकी और जानने की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने क्या करवाया, ये जो हमें F1 जनरेशन मिली है इसकी सेल्फिंग इन्होंने कराई, इसकी सेल्फिंग इन्होंने कराई। तो इसकी सेल्फिंग कराने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है ये इन्होंने देखा। अब सेल्फिंग कराते हैं हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से, ताकि हमें आसानी से चीजें समझ में आ सके। चलो, तो ये रहा कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t। यही चीज़ें थी हमारे पास, वहाँ भी यही था, हमने इसी में क्रॉस करवाया था। तो इसको हमने इस तरह क्रॉस करवा के देखा। तो कैपिटल T ये आया, कैपिटल T स्मॉल t ये आया, फिर स्मॉल t कैपिटल T ये आया, और स्मॉल t ये आया। तो हमें यहाँ पे 4 कंडीशन मिली है। TT, ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, हमें 4 कंडीशन यहाँ मिली है। अब ये 4 कंडीशन जब हमें मिलती है ना, तो हम 2 चीज़ों के बारे में, 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे और है जिनके बारे में बात करते हैं, और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इनके बारे में कि फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं। तो रेशियो बाद में निकालेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक होता क्या है असल में। तो देखो, फिनोटिपिक में पीएच है। ठीक है, यही इसी पीएच से एक और वर्ड आता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो फिजिकल अपीयरेंस देखकर हम निकालते हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस किसे कहते हैं? ठीक है, एक प्लांट है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा कि वो कितना लंबा है, उसका कलर कैसा है, उसके फ्लावर का कलर कैसा है, और उसके फ्लावर की पोजीशन क्या है। मतलब एक प्लांट में मैं बाहर से जो चीज़ें देख पा रही हूँ, अपीयर कर पा रही हूँ, उसे मैं फिजिकल अपीयरेंस कहूँगी। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू ही मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो बताऊंगी। कैसे? कि यहाँ जो रिजल्ट मिला है इसमें कितने प्लांट टॉल हैं, कितने शॉर्ट हैं। ठीक है, और अगर जीनोटिपिक रेशियो मुझे बताना है तो उसके लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसकी जेनेटिक कोडिंग किस तरह की गई है, इसके जीन्स की कोडिंग किस तरह है। देखो अभी समझ में आएगा। अगर फिनोटिपिक रेशियो हमें यहाँ निकालना है, फिनोटिपिक रेशियो हमें यहाँ निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ये कैसा दिख रहा है हमें, कैपिटल टी टॉल है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्योर कंडीशन में था। ठीक है, ये प्योर कंडीशन में नहीं है, ये कैसी कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन इन दोनों में भी जो प्लांट है वो कैसा आएगा, टॉल आएगा, क्योंकि ये वाला टी जो है वो डोमिनेंसी दिखा रहा है अपनी। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 प्लांट जो है मैं वो टॉल मिले हैं, फिजिकल अपीयरेंस से हम बता रहे हैं ये देख के। और एक जो है वो प्योर ड्वार्फ प्लांट है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी है, और ये कैसी कंडीशन में है, रेसेसिव कंडीशन में है। तो यहाँ पे एक प्लांट हमें कैसा मिला है, ड्वार्फ मिला है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया इसका, 3:1। अगर जीनोटिपिक रेशियो हम निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल टी ये प्योर टॉल प्लांट हमें मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों हमें एक जैसे मिले हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, लेकिन प्लांट यहाँ पे कैसा होगा, टॉल होगा। और एक कंडीशन ये है जहाँ पे प्योर शॉर्ट प्लांट है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक हमें मिला प्योर टॉल प्लांट, 2 हमें मिले हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और एक हमें मिला है ये डॉर्फ प्लांट। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। बात समझ में आई? इसी को हम एक बार और समझेंगे इस एग्जाम्पल की ही हेल्प से। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था अभी, यहाँ पे हमने टॉल प्लांट लिए थे, यहाँ पे हमने शॉर्ट प्लांट लिए थे। इन दोनों की क्रॉसिंग के बाद हमें ये रिजल्ट मिला था। जब इनकी हमने यहाँ सेल्फिंग कराई तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 3 प्लांट जो है वो टॉल मिले, एक जो है वो डॉर्फ मिला। तो यहाँ इन्हें क्या चीज़ समझ आई, यहाँ इन्हें ये चीज़ समझ आई कि जब हमने 2 ऐसे पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे थे, तो उसके बावजूद भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों प्लांट कैसे थे, टॉल थे, और इनकी जनरेशन, इनकी क्रॉसिंग के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें एक प्लांट कैसा मिल गया, डॉर्फ मिल गया। मतलब ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, इन्हें सेल्फिंग से ये चीज समझ आई। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे वहां पे मोनो था उसी तरह यहाँ डाई है, और डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स लिए गए और उनकी स्टडी की गई। जैसे वहां टॉल और डॉर्फ कैरेक्टर लिया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ राउंड और रिंकल लिया है, लेकिन इसी के साथ येलो और ग्रीन भी लिया है। 2 कैरेक्टर है, एक राउंड सीट का है और एक सीट के कलर का है जो कि येलो है। ठीक है, अब इन दोनों की स्टडी करने के बाद उन्हें क्या समझ में आया, तो पहले इनकी क्रॉसिंग से हम चीज़ों को समझते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे राउंड येलो है और रिंकल ग्रीन है। ओके, इसे हम एक बार अपने खुद से बना के देखते हैं ताकि हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है राउंड, ठीक है, और येलो, और यहाँ पे लिया है इन्होंने रिंकल और ग्रीन। ठीक है, यहाँ राइटिंग बहुत ही गंदी होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास है राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। ओके, जब हमने इनकी क्रॉसिंग हम करवाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैमिट लेंगे। तो यहाँ से एक गैमिट आया आर, यहाँ से एक गैमिट आया वाई, बिल्कुल उसी तरह यहाँ से एक गैमिट आया आर और यहाँ से एक गैमिट आया वाई। ओके, अब इनकी क्रॉसिंग के बाद हमें F1 जनरेशन मिलेगी। सबसे पहले तो ये था पेरेंटल, ये था गैमीट, ये है पेरेंटल, ये है गैमीट्स, और यहाँ पे जो जनरेशन मिलेगी हम उसे कहेंगे F1 जनरेशन। तो हमें क्या मिल सकता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जब हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या कंडीशंस हो सकती है, आर वाई हो सकता है, ठीक है, आर वाई ये हो सकता है, फिर आर वाई ये हो सकता है, और आर वाई ये हो सकता है। ये 4 कंडीशन हमें मिलेगी जब हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे, क्योंकि हमें F1 जनरेशन में ये चीज़ें मिल गई है। और हमें क्या समझ में आया, F1 जनरेशन में यहाँ पे ये राउंड सीड है और यहाँ पे उसका कलर कैसा है, येलो, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें कैपिटल होगी वहाँ पे वो अपनी डोमिनेंसी दिखाएगी। ठीक है, ओके, अब इनमें हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। चलो ठीक है, ओके, थोड़ा उल्टा जा रहा है बट ठीक है, हम कर लेंगे। नहीं, ओके, थोड़ा बड़ा बड़ा लेके चलते हैं ताकि आराम से हम चीज़ों को समझ पाए। समझना तो हमें ही है ना, क्योंकि क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 कंडीशंस कौन कौन सी ली थी, हमने 4 कंडीशंस यहाँ ली थी। एक हमने लिया था कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, चलो अब हमें इनकी क्या करानी है, सेल्फिंग करानी है। यहाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है समझना, क्योंकि इन चीज़ों में कई बार हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोग को थोड़ी क्लियर हो जाएगी यहाँ।
ठीक है, तो जब सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बिल्कुल इसी तरह हम सबकी क्रॉसिंग करवाएंगे यहाँ, जैसे अभी हमने इसकी हर एक के साथ करवाई है, अब इसकी हम पहले इसके साथ करवाएंगे फिर इसके साथ करवाएंगे। तो यहाँ आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस यहाँ बनेंगी, इनको मैं फटाफट लिख देती हूँ ताकि हम इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकें। ये कंडीशंस यहाँ बन रही है। इस क्रॉसिंग को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या बचा है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ओके, बहुत ही बेकार राइटिंग है लेकिन हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें 16 कंडीशंस देखने को मिली है, 16 कंडीशन देखने को मिली है और यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या, यहाँ पे हमें जो प्लांट्स मिलेंगे वो राउंड और येलो हो सकते हैं कलर में, एक कंडीशन ये है। फिर राउंड हो सकते हैं, लेकिन राउंड के साथ कैसे हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं। ग्रीन में हम ये वाली चीज़ स्मॉल वाई लिखेंगे इसकी जगह। ठीक है, उसके बाद रिंकल्ड हो सकते हैं लेकिन येलो हो सकते हैं, और एक कंडीशन होगी जिसमें रिंकल्ड होंगे और ग्रीन होंगे। ये 4 कंडीशन हमें यहाँ मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह वो कंडीशन हमें मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो और फिर देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं सबसे पहले। अगर याद हो तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। अब वो किस तरह निकलता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, राउंड और येलो देखना है। तो राउंड येलो वाली कंडीशन एक यहाँ मिलेगी क्योंकि कैपिटल आर, कैपिटल वाई है। ठीक है, जहां भी ऐसी कंडीशन होगी ना वहां हमें क्या मिलेगा, राउंड और येलो मिलेगा प्लांट। इसके अलावा यहाँ भी हमें राउंड येलो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे एक कैपिटल वाई है जो कि डोमिनेंट है। तो यहाँ पे सीड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 हो गए, यहाँ पे ये 3 हो चुका है, 4 हो चुके हैं, 5। ठीक है, 5 के बाद ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो इसके अलावा तो और यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, राइट, स्मॉल आर आएगा यहाँ पे। तो हमें 9 प्लांट्स ऐसे मिले हैं जो कि राउंड और येलो थे। अब हमें क्या देखना है, राउंड और ग्रीन देखना है। ओके, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। राउंड और ग्रीन ये रहा, राउंड और ग्रीन ये रहा, एक ये हुआ, देन राउंड और ग्रीन एक ये रहा, ये 2 हो चुके हैं। फिर उसके बाद राउंड और ग्रीन हमें कौन सा मिलेगा, राउंड और ग्रीन ये रहा। ठीक है, तो 3 प्लांट हमें ऐसे मिले हैं जो कि राउंड है लेकिन ग्रीन है। ओके, अब हमें तीसरी कंडीशन क्या देखनी है, ये हमें देखनी है, यहाँ पे राउंड की जगह रिंकल शेप का होगा लेकिन येलो होगा। ओके, तो आर वाली कंडीशन एक हमें ये मिली है, इसके अलावा आर वाली कंडीशन एक हमें ये मिली है, इसके अलावा एक कंडीशन हमें ये मिली है। तो यहाँ पे 3 प्लांट हमें ऐसे मिले हैं जो कि रिंकल, जिनके सीड का शेप रिंकल था और कलर कैसा था, येलो था। अब लास्ट में हमें एक ऐसी पॉसिबिलिटी मिलेगी जहां पे रिंकल और ग्रीन शेप का हमें सीड मिलेगा, तो वो ये पॉसिबिलिटी यहाँ मिलेगी लास्ट में हमें। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:3:1। इस पुनेट बॉक्स को आराम से बनाना, आराम से समझना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसका जीनोटिपिक रेशियो अभी मत समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या होता है, 1:2:1,
2:4:2, 1:2:1। ठीक है, तो अभी इसे क्लियर करते हैं और हम बैक चलते हैं ताकि चीज़ों को थोड़ा और बेहतर ढंग से एक बार क्लियर कर लें। ओके, तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस ये दिखाया है, आप चाहें तो इसे एक बार और समझ सकते हैं। हमने पहले उसको डिस्कस कर लिया है, इसलिए अब हम यहाँ इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्या होती जाएगी, उलझती जाएंगी, है ना। आगे चलते हैं। मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं मेंडल के कुछ लॉज की। तो मेंडल ने यहाँ कुछ लॉ दिए हैं। इन्होंने 3 लॉ यहाँ दिए थे जिनका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ओके, क्या आप लोगों को ये पता है, जब हमने बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने वहाँ ये पढ़ा था कि जब हम इस तरह से क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो एलील्स आते हैं या जो जीन्स आते हैं उसमें केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे हमने जब टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट मिला था वो कैसा था, टॉल था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो टॉल प्लांट, टॉल कैरेक्टर वाला जो एलील है इसने यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस किया है, लेकिन ये वाला जो है वो यहाँ छिप गया है। तो बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब हम दो डिफरेंट एलील को क्रॉस करवाते हैं या जब दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट होते हैं तो उनमें से केवल एक ही ऐसा एलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, दूसरा छिप जाता है उसके आगे। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले इसे समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? द टू एलील्स फॉर ईच जीन्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट गैमीट। क्या कहा है? अगर दो एलील है, हर एक जीन के अगर दो एलील है तो वो अलग अलग गैमीट्स में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अभी यहाँ बात की थी, कि कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक जीन के दो एलील है। यहाँ पे है ये कंडीशन, एक जीन के दो एलील हैं जिसमें एक टॉल कैरेक्टर के लिए और एक डॉर्फ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक जीन के दो एलील हैं, ये याद रखना। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे और ये गैमेट के फॉर्म में जब आगे जाएंगे तो या तो ये जाएगा और या ये जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आधा इसमें से और आधा इसमें से जाएगा। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है, मतलब चीजें सेपरेट, अलग चीजें जा रही है। या तो ये जाएगा गैमेट के फॉर्म में या फिर ये जाएगा, और अलग अलग गैमेट में ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। तो कहने का मतलब क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कि जब दो एलील्स होते हैं किसी भी जीन के तो वो डिफरेंट गैमीट में प्लेस्ड होते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब थर्ड वाला क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अपना अलग, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें जो हो रही है, जो जीन्स है ना, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। कैसे समझेंगे इसे? पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डजंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ये कंडीशन ली, ठीक है। ओके, ये दो कंडीशन है हमारे पास। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम ऐसा करते हैं, दो कैरेक्टर लेते हैं। यहाँ पे हमने टॉल और डॉर्फ का लिया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और यहाँ भी हमने इसे लिया। तो जब ये दोनों, जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो ये वाला अपना एक अलग है, ये वाला अपना एक अलग है, और अलग अलग कैरेक्टर ही कैरी कर रहे हैं। तो जब ये दोनों यहाँ पे गैमिट्स में ट्रांसफर होते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो ये वाला इसे या ये वाला इसे अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये अपना एक अलग जाता है जनरेशन में और ये अपना अलग जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो अगर एक साथ दो कैरेक्टर के एलील है या एक साथ अगर दो कैरेक्टर के जीन है तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। बात समझ में आई? यही इन्होंने कहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डजंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? वही जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं वही। बात समझ में आई ना, कि ये वाला अपना एक अलग एलील है, ये वाला एक अलग है, तो ये अपना अलग जाता है और ये अपना एक अलग जाता है, दोनों आपस में मिक्स
नहीं होते हैं। इसे क्या कहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या स्टडी करनी है कि ह्यूमंस में जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो कैसे होता है और किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या? सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46, या हम कहें 23 पेयर्स जो है वो कंटेन करती है हर एक नॉर्मल हमारी सेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे नॉर्मल सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम है, और अगर पेयर की बात करें तो 23 है। अगर हम मेल की बात यहाँ करें, मेल की बात अगर हम यहाँ करें तो 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो नॉर्मल क्रोमोसोम के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ऑटोजोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजोम भी कहते हैं। और ये नॉर्मल कैरेक्टर कैरी करते हैं, जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर या हाइट वगैरह। ठीक है, लेकिन जो एक कैरेक्टर होता है, लेकिन जो एक क्रोमोसोम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और वो मेल में क्या होता है? XY, और फीमेल में क्या होता है? XX। ठीक है, तो यहाँ पे 22 पेयर और 22 पेयर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक है वो XY है, और यहाँ जो एक है वो XX है। इसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि जेंडर को डिसाइड करता है। ठीक है, बाकी 22 पेयर जो होते हैं वो नॉर्मल जो कैरेक्टर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो हमारी जर्म सेल होती है, या हम अगर हम कहें स्पर्म सेल होती है, तो उसमें क्रोमोसोम ये सेल्स भी कंटेन करती है। तो कोई भी सेल एक एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेगी और एक वाई क्रोमोसोम कंटेन करेगी। दोनों एक्स वाई कंटेन नहीं करेगी। ठीक है, दोनों एक्स वाई कंटेन नहीं करेगी। कोई भी स्पर्म सेल एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेगी और कोई भी वाई क्रोमोसोम कंटेन करेगी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे एक्स एक्स है, तो इसमें जो भी एक्स सेल होगी वो हमेशा क्या, कौन सा क्रोमोसोम कंटेन करेगी? एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेगी। अब यहाँ पे कुछ बात समझ में आ रही है कि एक्स वाई है यहाँ और यहाँ पे एक्स एक्स है। मतलब यहाँ क्या चीज़ समझ में आ रही है कि हमें पता है हमेशा जो एक्स वाई होता है वो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब क्रॉसिंग होती है ना, यहाँ जब क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो अगर ये वाला एक्स इस एक्स के साथ जाके फ्यूज करता है, क्रॉस करता है, तब क्या कंडीशन बनेगी? फीमेल की कंडीशन बनेगी या बेबी गर्ल की कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर ये वाई क्रोमोसोम किसी एक्स क्रोमोसोम के साथ जाके फ्यूज होता है, क्रॉस होता है, तब क्या कंडीशन बनेगी? एक्स वाई की कंडीशन बनेगी, जो कि क्या होगी? मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी या बेबी बॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसकी तरफ से होता है? मेल की तरफ से होता है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, बल्कि फीमेल में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल इतनी ही चीज़ें ये समझने की थी कि यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे दोनों एक्स एक्स है। ठीक है, और ये हैप्लॉइड सेल्स है, ना कि डिप्लॉइड, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे इसके साथ ये चैप्टर क्लोज है। ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही पढ़ना था। आई होप चैप्टर थोड़ा सा अलग है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से हम चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है तो वो बेशक कमेंट कर सकता है, कमेंट में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, और एक चीज़ और, अगर चीज़ें क्लियर हुई है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।